हेलो बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा का 5th चैप्टर, ठीक है, 5वां जो अध्याय है वो पढ़ने जा रहे हैं जीव विज्ञान का। ठीक है, विज्ञान में जो जीव विज्ञान है उसे हम पढ़ने जा रहे हैं, जिस पाठ का नाम है जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेस। हमारे जीवन में जो प्रोसेस होता है, जो प्रक्रिया होती है, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं जो हूँ वो NCERT पढ़कर आपको समझाऊंगी, क्योंकि 10वीं कक्षा में आपको बोर्ड देना होता है एंड उसके लिए NCERT बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो यदि आपको इसमें से कुछ समझ नहीं आए तो आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। मैं थोड़ा इसे जूम कर देती हूँ ताकि आप अच्छे से देख सकें। हम जैव, सजीव तथा अजैव, जिसे कि निर्जीव बोलते हैं, में कैसे अंतर स्पष्ट करते हैं। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि हम जो हैं वो जैव यानी कौन जीवित है तथा अजैव कौन जीवित नहीं है, उसमें हम कैसे बताते हैं कि कौन जीवित है और कौन जीवित नहीं है। यदि हम कुत्ते को दौड़ते हुए देखते हैं या गाय को जुगाली करते हुए तथा गली में एक इंसान को जोर से चीखते हुए देखते हैं तो हम समझे जाते हैं कि ये सजीव है। यानी कि हम किसी को भी कुछ प्रक्रिया करते देखते हैं तो हम क्या समझते हैं कि ये जीवित है यानी कि सजीव है। जैसे गाय जुगाली करते हुए, यानी कि गाय जब चबाते रहता है तब, या फिर गली में कोई इंसान है वो चिल्ला रहा है तब, वो कोई प्रक्रिया कर रहा है तो हम क्या समझते हैं कि ये सजीव है। यदि कुत्ता, गाय या इंसान सो रहे हैं तो क्या तब भी हम यही सोचेंगे कि ये सजीव है? लेकिन हम यह कैसे जानेंगे? जैसे कि यदि कुत्ता है या फिर गाय है या फिर इंसान है सो रहे हैं तभी भी हम जीवित हैं, ठीक है, सजीव हैं। लेकिन हम ये समझते कैसे, हम ये जानते कैसे हैं? तो हम उन्हें सांस लेते देखते हैं और जान लेते हैं कि वे सजीव हैं। यानी कोई सो रहा है तो हम समझते हैं, हम उन्हें समझेंगे, ठीक है, देखेंगे कि ये सांस ले रहे हैं या नहीं। सांस लेते देखते हैं तब हमें पता चलता है कि हाँ ये सांस ले रहे हैं तो ये सजीव हैं। पौधों के बारे में हम कैसे जानेंगे कि वे सजीव हैं? यानी जो प्लांट्स होता है, पौधा होता है, पेड़ पौधा, तो वो उन्हें तो हम देख नहीं सकते हैं कि ये सांस कैसे ले रहा है या फिर चल रहा है या चिल्ला रहा है, तो हम उसके बारे में कैसे पता कर सकते हैं कि वे सजीव है? हम में से कुछ कहेंगे कि वे हरे दिखते हैं, ठीक है, आप लोग ज़रूर बोलिएगा कि हाँ ये पेड़ जो है वो हरा है तो ये जीवित है। लेकिन उन पौधों के बारे में क्या कहेंगे जिनकी पत्तियां हरे ना होकर अन्य रंग की होती हैं? क्योंकि पेड़ पौधा जो होता है वो बहुत अलग अलग तरह का होता है, ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ हरा ही हो। ठीक है, तो जो हरा नहीं है, दूसरे रंग का है, उसके बारे में आप क्या कहिएगा? वे समय के साथ वृद्धि करते हैं, है ना। जैसे जैसे समय बीतता है तो वो ग्रो करते हैं, ठीक है, वृद्धि करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि वे सजीव हैं। यानी कि जो पेड़ पौधा है, ठीक है, वो जैसे जैसे समय बीतता है तो वो बढ़ते जाता है, तो बढ़ते जाता है तो हम कहते हैं कि ये पेड़ बढ़ रहा है तो ये सजीव है यानी कि जीवित है। ठीक है, फिर देखिए दूसरे शब्दों में हम सजीव के सामान्य प्रमाण के तौर पर कुछ गतियों पर विचार करते हैं। ठीक है, हम जो है, जो भी जीवित है, ठीक है, उसका जो मूवमेंट है, ठीक है, जो उसकी प्रक्रिया है, जो उसका चाल है, तो उसके बारे में हम लोग सोचते हैं, उससे बोलते हैं कि ये जीवित है या जीवित नहीं है। ये गतियाँ वृद्धि संबंधी या अन्य हो सकती हैं, लेकिन वह पौधा भी सजीव है जिसमें वृद्धि परिलक्षित नहीं होती। ठीक है, परिलक्षित यानी कि हम देख नहीं सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये चल रहा है तो वो जीवित है, ठीक है, तो पौधा देखिए ऐसा नहीं है कि पौधा
अगर आप पौधा को चलते नहीं देख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो जीवित नहीं है, ठीक है। फिर कुछ जंतु सांस तो लेते हैं, परंतु जिनमें गति स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है, वे भी सजीव है कि नहीं। जो जैसे कि हम लोग सांस लेते देख रहे हैं, तो वो तो हम समझेंगे कि वो सजीव है, ठीक है। बट जिसमें नहीं दिख रहा है, जिसमें पता नहीं चल रहा है कि सांस ले रहा है, जो परिलक्षित नहीं है, स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रही है, तो क्या कहेंगे? तो ऐसा नहीं कह सकते कि वो जीवित नहीं है, बल्कि वो भी सजीव है। अतः दिखाई देने वाली गति जीवन के परिभाषित लक्षण के लिए पर्याप्त नहीं है। अब इसमें पहला बताया है कि दिखाई देने वाली गति, ठीक है, जो कि हम देख सकते हैं, मूवमेंट, ठीक है, गति, चाल, ये जो है सजीव होने की प्रक्रिया, सजीव होने के लक्षण को नहीं बताती है। हम इस लक्षण के आधार पर हम सजीव या असजीव को परिभाषित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर है अति सूक्ष्म स्केल पर होने वाली गतियां आंखों से दिखाई नहीं देती है, यानी कि जो बहुत ही छोटे, बहुत थोड़े दूर के लिए जो होती है, ठीक है। उदाहरण के लिए अणुओं की गतियां, अणुओं यानी क्या हो गया? मॉलिक्यूल्स, ठीक है। मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट होता है, जो अणु होते हैं, वो जो उनकी जो गति होती है, तो वो बहुत ही छोटे स्केल पर होती है, सूक्ष्म स्केल पर होती है, तो वो दिखती नहीं है। क्या यह अदृश्य आणविक गति जीवन के लिए आवश्यक है? तो क्या ये जो है वो हमारे जीवन के लिए ये आवश्यक है? यदि हम यह प्रश्न किसी व्यवसायी जीव विज्ञानी से करें, तो उसका उत्तर सकारात्मक होगा। यदि कोई जीव विज्ञान पढ़ रहा है, वैज्ञानिक छात्र है, ठीक है, अगर हम उनसे पूछेंगे तो उनका जो उत्तर होगा वो सकारात्मक होगा, यानी कि हाँ होगा, कि जो आणविक गति है, आणविक गति वो जीवन के लिए आवश्यक है। वास्तव में विषाणु के अंदर आणविक गति, यानी कि जब तक वे किसी कोशिका को संक्रमित नहीं करते हैं, नहीं होती है। ओके, यानी कि विषाणु यानी वायरस, तो जो वास्तव में जो वायरस होता है, ठीक है, विषाणु, उनके अंदर आणविक गति यानी मॉलिक्यूल्स जो होता है वो कब मूव करता है? जब तक वे किसी कोशिका को संक्रमित नहीं करते हैं। कोशिका यानी कि सेल, ठीक है, जब तक कोई सेल जो होता है, कोशिका, उसको संक्रमित नहीं करते हैं, तो वो जो गति होता है, आणविक गति, वो नहीं होता है वायरस में, विषाणु, ठीक है, वही लिखा है, वास्तव में विषाणु के अंदर आणविक गति नहीं होती है। तो और अगर वे कोशिका को संक्रमित करती है, तब आणविक गति होती है। अतः इसी कारण यह विवाद बना हुआ है कि वास्तव में सजीव है या नहीं। तो हम सब अभी पढ़ते आ रहे हैं, तो ये विवाद बना हुआ है कि जो ये विषाणु है वो सजीव है या नहीं है, ठीक है। तो हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे और बिल्कुल एक कंक्लूजन पर आएंगे कि जो विषाणु है वो सजीव है या नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन के लिए आणविक गतियाँ क्यों आवश्यक है? यानी कि हमारे जीवन के लिए, जैसा कि मैंने पहले बताया कि यदि आप कोई विज्ञान पढ़ने वाले छात्र से, जीव विज्ञान पढ़ने वाले छात्र से आप पूछेंगे कि आणविक गतियाँ क्या आवश्यक है, तो उनका जवाब सकारात्मक होगा, यानी कि हाँ होगा। तो अब हम पढ़ते हैं कि आखिर क्यों आवश्यक है। पूर्व कक्षाओं में हम यह देख चुके हैं कि सजीव की संरचना सुसंगठित होती है, ठीक है, यानी कि जो सजीव है, जो जीवित है, उनकी जो बनावट होती है, उनकी जो संरचना होती है,
वो एक बहुत ही अच्छे तरीके से होती है, सुसंगठित होती है, बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड होती है। उनमें ऊतक हो सकते हैं, ठीक है, उनमें जो है ऊतक हो सकते हैं, यानी कि टिश्यूज होती हैं, टिश्यू। अगर आपको मतलब कि ये ऐसा हिंदी नहीं आ रहा है समझ में तो मैं थोड़ा इंग्लिश भी बोल दूंगी। ऊतकों में कोशिकाएं होती है ना। ऊतकों यानी टिश्यू एंड कोशिकाएं यानी सेल। टिश्यू होते हैं, ऊतक होते हैं और उनमें कोशिकाएं होते हैं। कोशिकाओं में छोटे छोटे घटक होते हैं। घटक यानी कि हम कह सकते हैं कंपोनेंट। तो जो शेल होता है कोशिका, उसमें छोटे छोटे घटक होते हैं, एक रूम जैसे, ठीक है, एक कमरा की तरह बहुत से कमरे होते हैं, ठीक है। सजीव की यह संगठित एवं सुव्यवस्थित संरचना, ठीक है, सजीव की यह संगठित एवं सुव्यवस्थित संरचना समय के साथ साथ पर्यावरण के प्रभाव के कारण विघटित होने लगती है। ये जो हम जैसे बताएं कि जो जीवित हैं, जो सजीव हैं, उनकी जो संरचना होती है, उनकी जो बनावट होती है, वो बहुत ही अच्छी तरीके से होती है। लेकिन ये जो पर्यावरण के प्रभाव होते हैं, ठीक है, हमारे आसपास की जो पर्यावरण है उनके प्रभाव के कारण ये क्या होता है, समय के साथ विघटित होने लगता है। यदि यह व्यवस्था टूटती है तो जीव और अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। तो ये जो व्यवस्था है, सुव्यवस्थित जो संरचना है, यह व्यवस्था अगर टूटती है तो जीव जो हैं अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएंगे। अतः जीवों के शरीर को मरम्मत तथा अनुरक्षण की आवश्यकता होती है। जो जीव होते हैं यानी कि सजीव, जीवित जो होते हैं, लिविंग क्रिएचर्स, वो क्या होते हैं कि उनके जो शरीर होते हैं उनको मरम्मत तथा अनुरक्षण की ज़रूरत होती है। ठीक है, उनको मरम्मत चाहिए, उनको मेंटेनेंस चाहिए, अनुरक्षण चाहिए, क्योंकि ये सभी संरचनाएं अणुओं से बनी होती है। अणुओं यानी कि मैंने बताया, ठीक है, अणुओं से बनी होती है। अणु, परमाणु आपने रासायनिक विज्ञान में भी पढ़ा होगा। अतः उन्हें अणुओं को लगातार गतिशील बनाए रखना चाहिए, ठीक है। सजीवों में अनुरक्षण प्रक्रम कौन से हैं, चलिए देखते हैं। अनुरक्षण प्रक्रम यानी कि मेंटेनेंस प्रोसेस, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आगे क्या है। हम आगे पढ़ेंगे कि जो सजीव हैं उनमें अनुरक्षण प्रक्रम कौन कौन से हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जैव प्रक्रम क्या है। तो देखिए, अभी ये थोड़ा बड़ा है, वीडियो थोड़ी बड़ी हो चुकी है, तो हम जैव प्रक्रम अगले दिन डिस्कस करेंगे कि जैव प्रक्रम क्या है। आज मैंने सिर्फ आपको इस अध्याय का एक इंट्रोडक्शन दिया है कि इसमें हमें क्या पढ़ना है, जैव प्रक्रम के बारे में कैसे पता चलता है कि कौन सजीव है और कौन सजीव नहीं है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।